बेबीज डे आउट मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस कोटवेल अपने मैंशन में बैठे हैं। उनका 9 माह का बेबी, जिसे सब बेबी बेनिंगटन कहते हैं, अपनी नैनी के साथ बैठा था, जो उसको उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुना रही थी, जिसका नाम बेबीज डे आउट है। इस बुक में एक बेबी बू है जो अपनी नैनी के साथ एक एडवेंचर पर जाता है, जिसमें वो बहुत सी जगह घूमता है। बेबी बिंग को ये बुक बहुत पसंद होती है और वो इसको बूबू कहकर बुलाता था। इधर मिस्टर एंड मिसेस कोटवेल सोच रहे होते हैं कि वो बेबी का फोटोशूट करवाएं ताकि उसकी फोटोज अखबार में आएं और लोग देख सकें कि उनका बेबी कितना प्यारा है। वो लोग फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफर आते हैं वो अच्छे लोग नहीं थे। एडी, नार्बी और विको नामी किडनैपर्स फोटोग्राफर्स को अगवा करके खुद फोटोग्राफर बनकर मेंशन चले जाते हैं। नार्बी मेंशन से चीजें चुराने की सोचता है तो एडी उसे मना करते हुए कहता है कि हम यहाँ छोटी मोटी चोरी करने नहीं आए, बल्कि यहाँ हम अपनी जिंदगी बदलने आए हैं। इतने में बेबी और मिसेस कॉटवेल आ जाते हैं। एड कहता है कि वो बेबी बिंग के साथ कुछ वक्त अकेला चाहेगा ताकि बच्चा मेरे साथ घुल मिल जाए और फोटोज अच्छी आएं। वो मिसेस कॉटवेल से कहता है कि इसका ड्रेस काफी ओवर लग रहा है, वो प्लेन ड्रेस पहनकर आए ताकि पिक्चर्स अच्छी आ सकें। नैनी उन्हें बुक पकड़ा देती है कि अगर बेबी रो पड़े तो वो इसे ये बुक पढ़कर सुना दें, वो चुप हो जाएगा। फिर वो सब लोग बेबी बिंग को 3 अजनबी लोगों के साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये तीनों इसी मौका की तलाश में थे। वो बेबी को लेकर खिड़की से भाग जाते हैं। जब मिसेस कॉटवेल ड्रेस चेंज करके आती हैं तो वो देखती हैं कि फोटोग्राफर्स गायब हैं और बेबी बिंग भी। वहाँ एक नोट था कि बेबी हमारे पास है, पुलिस को कॉल करने की कोशिश ना करें, लेकिन वो नहीं रुकते और पुलिस को कॉल कर देते हैं। इधर वो मिस्टर कॉटवेल को भी नोट भेज देते हैं कि रात 12 बजे से पहले $5 मिलियन दे देना। पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। इसी दौरान मिसेस कॉटवेल चाहती हैं कि वो खुद बाहर जाकर बिंग को ढूंढें, लेकिन पुलिसमैन उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि पुलिस काम कर रही है, आप हमारे सवालात के जवाब दें। इधर ये तीनों बेबी को अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में क्लॉक टावर पर एक छोटा सा कमरा था। एडी के कहने पर नार्बी बेबी के कपड़े चेंज कर देता है ताकि किसी को पता न चले कि ये अमीरों का बच्चा है, वरना हम फंस सकते हैं। नार्बी बेबी को देखने के बजाय सोच जाता है। बेबी बुक खोलकर देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान खिड़की पर एक पिजन आ जाता है। वो देखता है कि इस बुक पर भी एक पिजन बना है, तो वो खुशी में इस पिजन के पीछे जाने लगता है। वो सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच जाता है। छत पर एक विंडो थी जिसके नीचे एडी और विको का कमरा था। बेबी नीचे देखता है तो उसका सलाइवा एड की गर्दन पर गिरता है और वो ऊपर देखता है तो नजर आता है कि बेबी तो छत पर है। फिर वो तीनों परेशान होकर छत पर चले जाते हैं। छत पर एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था जो 2 छतों को जोड़ रहा था। बेबी बिंग बर्ड के पीछे पीछे इस पर चढ़ जाता है। एडी उसे पकड़ने लगता है तो बिंग दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, जिससे पिछला किनारा जोर से ऊपर उड़ता है और एडी के मुंह पर जा लगता है, जिससे वो गिर जाता है। इधर बेवकूफ नार्बी और विको इस तख्ते को फेंक देते हैं। बिंग अब दूसरी छत पर था। इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से एडी इन दोनों से थोड़ा सा अक्लमंद था, लेकिन ये दोनों दिमाग से फारग थे। अब इन दोनों को इस बिल्डिंग से जंप करके दूसरी बिल्डिंग पर जाना था। नार्बी और विको तो जंप कर जाते हैं, लेकिन एडी पहले ही जख्मी था। वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वो कपड़े की तारों से लटकता हुआ नीचे कूड़ादान में जा गिरता है। इधर बेबी बिंग एक खिड़की की मदद से एक औरत के कमरे में चला जाता है। वो डोर के पास जाता है तो डोर की बेल होती है। वो औरत सोते सोते आती है और बेबी को नहीं देख पाती। वो डोर से निकलकर लिफ्ट में बैठ जाता है। वो नीचे पहुंच जाता है, जहां से अब वो बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। वो विको और नार्बी के पास से गुजरता है, लेकिन वो दोनों तो एडी को देखने में बिजी थे, इसलिए उनका ध्यान उस पर नहीं पड़ता। इसी दौरान बेबी को बस स्टेशन पर ब्लू बस नजर आती है, जो उसकी बूबू बुक की ब्लू बस जैसी थी, और वो चुपके से उस बस में चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। एडी को होश आता है और वो बिन से बाहर आता है। फिर वो तीनों देखते हैं कि बेबी तो बस में बैठकर चला गया। वो तीनों अपनी वैन निकालकर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। इधर बस में बेबी बिंग किसी की नजर में आए बगैर घूम रहा था। इतने में एक मोटी औरत वहां आती है और अपना बैग उसके पास रख देती है। बेबी बिंग इस बैग को देख रहा होता है कि अचानक ब्रेक लगने से वो उसके अंदर गिर जाता है। औरत बैग को उठाती है, वो बस से नीचे उतर जाती है। फिर नार्बी बस ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसने किसी बच्चे को देखा, तो वो कहता है कि नहीं। उसके बाद ड्राइवर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि एक बंदा किसी बच्चे के बारे में पूछ रहा था। शहर में इस मिसिंग बेबी की खबर फैल चुकी थी। विको इस औरत के बैग में बेबी को देख लेता है। वो तीनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस औरत को पता चल जाता है, इसलिए वो इनको पकड़कर मारना शुरू कर देती है। इस दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है।
और बेबी निकलकर मॉल में चला जाता है। तो मॉल की एम्प्लॉय उसे बेबी के रूम में ले जाती है जहाँ लोग अपने बेबी छोड़ जाते हैं ताकि वो आराम से शॉपिंग कर सकें। वहाँ एक औरत अपने बेबी को लेने आती है तो बिंग उसकी कॉट के निचले हिस्से में फीडर पड़ा देखता है। उसे भूख तो बहुत लग रही थी इसलिए वो वहाँ चला जाता है और लेटकर मजे से दूध पीना शुरू कर देता है। वो औरत कॉट को ले जाती है और साथ में बिंग भी मॉल से बाहर चला जाता है। मॉल के बाहर एक रिपोर्टर मिसिंग बेबी के केस पर रिपोर्टिंग कर रही थी। मिसेस कॉटवेल अपने टीवी पर और वो तीनों बाहर एक शॉप पर टीवी देख रहे होते हैं। तो अचानक वो बेबी रिपोर्टर के पांव में आता है जिससे माइक गिर जाता है और कैमरा बेबी पर पड़ता है। मिसेस कॉटवेल वो नहीं देख पाती लेकिन वो तीनों किडनैपर्स देख लेते हैं। बिंग को एक टैक्सी नजर आती है जो उसकी बुक बुबू की टैक्सी की तरह थी। वो इसमें बैठ जाता है। इधर वो तीनों किडनैपर्स आते हैं तो देखते हैं कि बेबी टैक्सी में बैठकर जा रहा है। बेबी पिछली सीट पर खड़ा होकर तीनों किडनैपर्स को देखकर हंस रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो इनको चिढ़ा रहा हो कि मैं फिर तुम लोगों के हाथ से निकल गया, कैच मी इफ यू कैन। ये उनके लिए चैलेंज था। ये टैक्सी जू के अपोजिट साइड पर जाकर रुकती है। बेबी अब जू की तरफ चल पड़ता है क्योंकि उसकी बुक में भी ऐसा ही जू था। वो रोड क्रॉस करने लगता है। ये रोड बहुत बिजी थी, गाड़ियां तेजी से आ जा रही थीं और इसके ऊपर से भी गुजर रही थीं, लेकिन बेबी को खराश तक न आई और वो जू पहुंच गया। तीनों किडनैपर्स भी वहां पहुंच जाते हैं लेकिन बेबी कहीं भी नजर नहीं आता। फिर उन्हें बेबी की क्रॉलिंग के निशान दिखते हैं। वो इनका पीछा करते हैं जो उन्हें एक ऐप के जंगले के पास ले जाते हैं। अब गुरीला बेबी के साथ अच्छे मूड में था। उसे बेबी पसंद आ गया था। वो उसे खाने के लिए एप्पल दे रहा होता है। विको बेबी के शू लेस को खींचकर बेबी को केज से बाहर लाने की कोशिश करता है लेकिन गुरीला उसे अपनी तरफ वापस खींच लेता है। विको से फिर खींचता है जिस पर बेबी रोकर गुरीला की तरफ देखता है जैसे वो गुरीला से विको की शिकायत कर रहा हो। गुरीला विको के हाथ पर पंच मारकर उसका हाथ जख्मी कर देता है। फिर नार्बी एक स्टिक की मदद से बेबी को उठाने की कोशिश करता है। गुरीला एक एंड पर जंप करता है जिससे नार्बी दूसरे एंड पर होने की वजह से उछलकर एक तरफ गिरता है। फिर गुरीला और बेबी सो जाते हैं। एडी बेबी को बाहर खींचता है लेकिन गुरीला उड़ जाता है और एडी को उठाकर दूसरे मंकी के पिंजरे की तरफ फेंक देता है। फिर बेबी केज की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और एक पार्क में पहुंच जाता है। वहां वो तीनों किडनैपर्स भी आ जाते हैं। बेबी एक बड़े सीमेंट के टनल में चला जाता है। वो उसे दूसरी साइड से पकड़ लेते हैं लेकिन वहां पुलिस आ जाती है। वो बेबी को कोट के नीचे छुपाकर बैठ जाते हैं ताकि पुलिस देख न सके। पुलिस उनसे उनकी वैन के बारे में पूछना शुरू कर देती है। कोट के अंदर बेबी उसका लाइटर निकाल कर जला देता है जिससे एडी की स्किन जलने लगती है। वो दर्द से मर रहा होता है लेकिन चीख नहीं पाता वरना पुलिस उसे पकड़ लेती। वो नार्बी और विको को वैन हटाने का कहता है तो पुलिस भी चली जाती है। इसी तरह बेबी निकलकर भाग चुका होता है और एडी की पैंट्स में आग लग जाती है। वो दोनों मिलकर आग तो बुझा देते हैं लेकिन अब वो चलने के काबिल नहीं रहता। अब हम देखते हैं कि बेबी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया है। उसे प्लैंक पर एक डोनट पड़ा नजर आता है। उसे फिर से भूख लगी थी इसलिए वो उसे खाने के लिए प्लैंक पर चढ़ जाता है। इसी दौरान मशीन ऑन होती है और प्लैंक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वो तीनों भी लिफ्ट में बैठकर छत पर पहुंच जाते हैं कि जैसे बेबी ऊपर पहुंचेगा हम पकड़ लेंगे। विको प्लैंक पर जंप करता है जिससे बैलेंस खराब होता है और प्लैंक की दूसरी साइड से बेबी स्लाइड करके लिफ्ट पर जा गिरता है जिससे वो नीचे वाले फ्लोर में पहुंच जाता है। एडी विको को पकड़ने के लिए नार्बी को भेजता है लेकिन नार्बी भी लटक जाता है और फिर दोनों गिर जाते हैं। लेकिन लकीली नार्बी एक सीमेंट मिक्सर में गिरता है और विको एक ट्रैश ट्रक में। एडी बेबी को पकड़ने वाला होता है कि बेबी के सलाइवा की वजह से वो फिसलता है और सारा पेंट उस पर गिर जाता है। बेबी फिर एक प्लैंक पर बैठकर नीचे चला जाता है। एडी जंप लगाकर एक हुक के साथ लटक जाता है कि वो नीचे जाए लेकिन वर्कर काम बंद करके चले जाते हैं और एडी वहीं लटका रह जाता है। फिर उसके साथी उसकी मदद को पहुंचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस कॉल के घर में पुलिस आकर रिपोर्ट देती है कि बेबी पहले बस में देखा, फिर टैक्सी में, फिर जू में और उसके बाद पार्क में। ये सुनकर नैनी कहती है कि फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि उसे ये सब कैसे पता। तो नैनी बताती है कि बेबी वो सब कुछ कर रहा है जो बुक में था। अब वो ओल्ड सोल्जर के घर जाएगा और फिर मिस्टर टंसिस से मिलने। वो सब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बेबी वही होता है और सब उसके लिए गाना गा रहे होते हैं। वापसी पर बेबी उसी क्लॉक टावर को देखता है जहाँ किडनैपर उसे लेकर गए थे तो वो बूबू कहता है। नैनी कहती है कि ये अपनी बुक की बात कर रहा है। मिसेस कॉटवेल कहती हैं कि वो इसे न्यू बुक ले देंगी। फिर बेबी उस तरफ पॉइंट करके बार बार बूबू कह रहा था तो नैनी कहती है कि शायद ये बताना चाह रहा है कि उसकी बुक वहाँ है। तो सब गाड़ी मोड़कर उस तरफ जाते हैं ताकि बेबी की बूबू वापस ला सकें। तीनों किडनैपर वापस आ चुके थे। उन्हें बेबी की आवाज आती है। वो समझते हैं कि ये उनका वहम है लेकिन फिर पुलिस की आवाज आती है। उन्हें कहते हैं कि बेबी की बुक नीचे फेंक कर हाथ ऊपर करके नीचे आ जाओ।
बेबी वहाँ से अपनी बुक लेकर वापस चला जाता है और किडनैपर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं। रात को मिस्टर और मिसेस कॉटवेल बेबी को गुड नाइट कहकर जाते हैं तो पीछे से बेबी एक और बुक निकाल लेता है जिस पर लिखा होता है बेबीज ट्रिप टू चाइना, और यही मूवी एंड हो जाती है।